हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 1 जनवरी 2022 को। और इस पेपर के हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक डली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर कर इसके 2 पार्ट देख सकते हैं जो इससे पहले कराए हैं। और उस प्ले लिस्ट में लगभग आपको 80 से 85 वीडियो देखने को मिलेंगी। इतनी सारी वीडियो इसलिए हैं क्योंकि 2014 से 2024 तक के जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के, ठीक है, मतलब कई सारे पेपर भी हुए ना एक ईयर में। जैसे 2022 में बहुत सारे पेपर हुए थे, 2021 में कई सारे पेपर हुए थे, ऑनलाइन पेपर हुए थे, तो कई सारी शिफ्टों में पेपर हुए थे। तो वो सारे पेपर आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उसको जरूर देखें। ठीक है, और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की ये सारी प्लेलिस्ट है। आपको केवल इन तीनों क्लासों की ही एनसीईआरटी करनी है, इससे ज्यादा क्लास की नहीं करनी है। ठीक है, केवल 6th, 7th और 8th क्लास की करनी है और ये तीनों बुक करनी है अच्छे से। और इसके लिए आप इन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। आपके पास अगर समय कम है तो आप केवल एमसीक्यू की वीडियो देखकर भी काम चला सकते हैं। ठीक है, वहां से भी आपको काफी चीजें कवर हो जाएंगी। अगर समय है तो आप पूरा एनसीईआरटी से तैयारी करें, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, कोई नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उनसे तैयारी कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा और सीटेट को क्लियर करने में मदद करेगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका परितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। शिक्षिका किस किस टॉपिक को पढ़ा रही है? परितंत्र के बारे में पढ़ा रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है? देखिए, ये जो आया है, मैं आपको एक बार प्रूफ दे देती हूँ कि ये एनसीईआरटी से ही आ रही है सारी क्वेश्चन। ये जो आया है आपका, ये आया है 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 1 से। परितंत्र क्या है? सबसे पहले आप जानिए परितंत्र क्या है। देखो, ये जो भगवान ने दुनिया बनाई है इसमें हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और सब एक दूसरे पर निर्भर कर रही है। ठीक है, देखो, पेड़ पौधे बनाए हैं भगवान ने। क्यों बनाए हैं? क्योंकि पेड़ पौधे एक बैलेंस रखते हैं गैसों का। ठीक है, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन खींचती हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़, श्वसन क्रिया जो होती है, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जो बैलेंस होता है ऑक्सीजन का वो बना के रखते हैं। वायुमंडल में सारी गैसें हैं। ठीक है, तो यह जो बना के बैलेंस का काम है ये कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं। जानवर भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो चक्र चल रहा है, देखो, पौधे होंगे तो जो गैसें हैं वो संतुलित मात्रा में रहेंगी। ठीक है, उसके लिए फिर जो बाकी के जीव हैं, जैसे कोई भी जीव है, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, ये सब रह सकेंगे क्योंकि उनको एक संतुलित मात्रा में गैसें चाहिए जो वो सांस के द्वारा लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या कुछ भी है। ठीक है, बस भगवान ने एक गलती की है कि उसको मनुष्य नहीं बनाना चाहिए था। मनुष्य बनाकर सारी गड़बड़ कर दी है। उसकी वजह से ये जो परिस्थितिकी तंत्र है ये गड़बड़ा रहा है, क्योंकि वो मनुष्य क्या कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए पेड़ों को भी काट रहे हैं और जानवरों को भी मार के खा रहे हैं। ठीक है, तो संतुलन कौन बिगाड़ रहा है? मनुष्य बिगाड़ रहा है। तो ये परितंत्र ने सब कुछ ठीक बनाया, बस मनुष्य गलत बनाया। अब देखते हैं कि वो शिक्षिका जो है वो किस तरह से बच्चों को पढ़ा रही है, कौन सी जो सूचनाएं वो बच्चों को दे रही है, कौन सी इसमें सूचना वो उपयोगी है। ए है स्थान विशेष की जलवायु संबंधित परिस्थितियां। इसका मतलब यह है कि वो बता रही है कि हर स्थान पर जो परिस्थिति तंत्र है वो अलग अलग होता है। ठीक है, कहीं पर कोई पौधे ज्यादा मिलते हैं, कहीं कहीं पर कोई जानवर ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग होता है, एटमोसफियर के अकॉर्डिंग होता है। गर्म जलवायु तो ऐसी जानवर आपको देखने को मिलेंगे जो गर्म जलवायु में आराम से रह सकते हैं। ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में ठंडी जलवायु वाले मिलेंगे। ठीक है, बी है अधिक वर्षा वाले वन, उदाहरण के रूप में, यानी कि वो उदाहरण के रूप में ये बता सकती है परिस्थितिकी तंत्र पढ़ाने के लिए वनों का उदाहरण दे सकती है। और वन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? वन। सी है एक छोटी ताल, उदाहरण के रूप में, तो ताल के बारे में बता सकती है। ताल मतलब लेक। ठीक है, यानी कि झील। ठीक है, उसके बारे में वो बता सकती है। तो इसमें कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा? तो ये तीनों ही विकल्प सही होंगे और इन तीनों के माध्यम से वो परिस्थिति तंत्र को अच्छे से पढ़ा सकेगी टीचर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के रूप में सबसे कम पाई जाती है। देखो, आर्द्रता का क्या मतलब होता है? मॉइस्चर। ठीक है, अब देखो, मॉइस्चर का मतलब है कि हवा में जो मॉइस्चर होता है उसको बोलते हैं हम आर्द्रता, यानी कि हवा में जो पानी की मात्रा होती है उसको बोलते हैं आर्द्रता। महासागरों पर ये ज्यादा पाई जाती है क्योंकि महासागर जल से भरे हुए हैं। अब उन पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो पानी हल्का बहुत गर्म हो जाएगा, तो वो भाप बन के ऊपर उठने लगेगा, इसलिए महासागरों पर ज्यादा होती है और महाद्वीपों पर
के ऊपर सबसे कम, क्योंकि महाद्वीप किसके बने हुए हैं, चट्टानों की मिट्टी से बने हुए हैं, पत्थरों से बने हुए हैं, ठीक है, चट्टानों से बने हुए हैं, तो वहां पर पानी का सोर्स कम है, तो वहां पर कैसा होगी, आर्द्रता सबसे कम होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है बी ऑप्शन में, संघन ठंडा होने की मात्रा, संघन क्या है, ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होती है। इसका मतलब ये है कि जो हवा के ठंडे होने की मात्रा है, जो संघन, ये इसमें क्या होता है कि जो वो होते हैं ना, आपके महासागर होते हैं, उनका पानी गर्म होकर ऊपर उठता है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होके वो जो हवाएं जब ठंडी होती हैं तो वो आपस में चिपकने लगते हैं, वो जो बादल होते हैं ना, बादल के रूप में ही तो जाता है वो ऊपर, तो वो क्या होता है, वो आपस में चिपकने लगते हैं। तो वायु में आर्द्रता की मात्रा जो होती है उसको क्या बोलेंगे हम, सापेक्ष आर्द्रता बोलेंगे, ठीक है। यानी कि वायु एक निश्चित मात्रा में जो आर्द्रता अपने पास रखती है उसको क्या बोलेंगे हम, सापेक्ष आर्द्रता बोलेंगे, ठीक है। ये आपका 7th क्लास की एनसीईआरटी है और ज्योग्राफी, और ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 है वायु, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें विस्तार से दे रखी हैं और मैंने भी बहुत विस्तार से पढ़ा है ज्योग्राफी को, मैं तो पूरी जान लगाई है आपके लिए, आप प्लीज जाकर देखना। सी है जेट हवाएं, जेट हवाएं का मतलब है जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं ना उनकी बात कही गई है। जेट हवाएं, जेट हवाई जहाज के पीछे सफेद पथ, इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ये तीनों सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, वायु दाब के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। वायु दाब, देखो ये भी उसी चैप्टर से आया है, 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 से ही आया, वायु वाले चैप्टर से आया है। लगातार 2 क्वेश्चन तो आपने देख लिए यहाँ पर। अब देखिए वायु दाब के संबंध में कौन सा कथन सही है वो हमें देखना है। पहला है समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे कम होता है। कम क्यों होगा, वायु दाब सबसे अधिक होगा क्योंकि समुद्र के ऊपर दाब अधिक बनेगा, क्योंकि सूर्य की किरण से क्या होगा, पानी जो है वो गर्म हो जाएगा, ऊपर उठेगा, तो जब वो ऊपर उठेगा तो कैसा हो जाएगा, वायु दाब अधिक हो जाएगा, है ना। दूसरा है ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वायुमंडल में, जैसे क्षोभ मंडल है उसका तापमान जो होगा, उससे कम तापमान किसका होगा, समताप मंडल का, समताप मंडल से कम किसका होगा, मध्य मंडल का, मध्य मंडल से कम किसका होगा, आपका आयन मंडल का या ताप मंडल का, ठीक है, या उसको हम वाह्य मंडल भी बोलते हैं। और सबसे कम तापमान का हमें मिलेगा वाह्य मंडल का मिलेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर हम बिल्कुल नीचे की बात करें, क्षोभ मंडल की बात करें, क्षोभ मंडल वाले वायुमंडल में हम रह रहे हैं, तो हम उसकी बात करें, आप देखिए पहाड़ पर्वतों पर हमेशा आपको ठंड ही मिलेगी, ठीक है। वहां की जो जलवायु होती है वो ठंडी होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो पहाड़ पर्वत जो है ऊंची है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। आगे भी हम देख लेते हैं, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, कैसे होगी, जब उच्च तापमान है यानी कि ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो वहां की जलवायु, वहां की जो वायु है वो भी गर्म होगी, ठीक है। और कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, बिल्कुल गलत है, ठंडी होती है और नीचे की तरफ आती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सर्दियों में जो कोहरा बनता है उसकी वजह क्या होती है, जो भारी हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं कैसी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, और भारी हवाएं क्या होती हैं, नीचे की तरफ आती हैं। जबकि गर्मियों में ये कोहरा वगैरह का सिस्टम नहीं देखने को मिलता है, उसकी मेन वजह क्या है, हवाएं ठंडी, हवाएं हल्की होती हैं, गर्म होती हैं और ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल वायुमंडल में भी वो वायु दाब में बिल्कुल यही वाला कंसेप्ट होता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, प्लीज चैप्टर को जरूर देखना। 7th क्लास की जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी है मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको मैं बताऊं 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी देखनी है तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट 6th क्लास की है, उसके बाद में 8th क्लास की है। 7th क्लास से भी 2024 में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 24 से पहले 7th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन 2024 में उसमें से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। 2023 में भी एक आध क्वेश्चन आया था, इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उससे पहले जो उससे पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी पूछ रहे हैं एग्जामिनर, सारी बुक्स में से पूछ रहे हैं, तो आपको लगभग लगभग सारी बुक एक बार रीड कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है, देखो ये जो आया है ये आया है आपका 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 5 से, बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर है ये, ठीक है। इसमें पैरामिड के बारे में भी बताया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ए है, मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है, ठीक है। तो बस्तियां कैसी जगह बसी होंगी, जहां का वातावरण कैसा होगा, अनुकूल होगा।
अब देखो बहुत ज्यादा जहाँ ठंड पड़ती है पहाड़ों पर, और जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। जो ट्रेडिशनल लोग रहते आ रहे हैं, मतलब दादा परदादाओं के जमाने से रहते आ रहे हैं, तो वही रह रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से यूपी से बिहार से उठकर वो पहाड़ों में जाके बस रहे हैं, नहीं बस रहे हैं। नए लोग नहीं बस रहे हैं पहाड़ों में जाकर, जो पुराने रह रहे हैं वही रह रहे हैं। उसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि वहां पर सुविधाएं नहीं है, वहां पर इतनी ठंड है, तो ठंड से बचने के लिए भी तो बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको आग जलानी पड़ेगी, महंगे कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि स्वेटर जर्सी कोई फ्री में थोड़ी आते हैं। तो वातावरण के अनुकूल जो स्थान होगा, वहां पर लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे, बस्तियां ज्यादा मिलेंगी। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज्यादा जो लोग देखने को मिलते हैं, आपके यूपी, बिहार, ठीक है, झारखंड, और आपका ये है गुजरात, इनमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो पूरे भारत में सबसे अच्छी है ना। ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, पानी की सुविधा भी है, नदियां भी हैं, सब कुछ है। इसलिए सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो यहीं पर है। बी है, एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दिशाओं का कोई योगदान नहीं होता। तो यही चीज मैंने अभी आपको समझाई कि पूरा योगदान किसका होता है? प्राकृतिक दिशाओं का होता है। यानी कि मनुष्य जहां रहेगा वहां सबसे पहले सुविधाएं देखेगा। तो जहाँ सबसे कम सुविधा कहाँ है? पहाड़ों पर, है ना। क्योंकि वहां ना पानी पहुंचा सकते हैं, ना गर्माहट पहुंचा सकते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत है। और जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां भी दिक्कत है, वहां भी लोग कम रहना पसंद करते हैं। सी है, केवल जब मनुष्य ने फसल उगाना आरंभ किया तब उसके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया था या हो गया। तो देखो ये जो लास्ट वाली लाइन कही है, ये आपकी 6th क्लास की हिस्ट्री में से आई है, ठीक है। वहां पर ऐसा लिखा हुआ था कि मनुष्य ने स्थायी तौर पर रहना कब आरंभ किया था? जब मनुष्य ने फसल उगाना शुरू किया था। तो ये बिल्कुल सही है, जबकि बी वाला कैसा हो जाएगा? गलत। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए और सी सही है, और बी जो है वो गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। जल एक संसाधन के संबंध में कथन ए, बी और सी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, ये कौन से चैप्टर से आया है आपका? ये आया है 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 5 से आया है, ठीक है। जल संसाधन के बारे में ही है पूरा चैप्टर, उससे आया है। और एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड उसमें से ही है, ठीक है। और इसका कुछ पार्ट उसमें भी दे रखा है, 8th क्लास की ज्योग्राफी में भी दे रखा है। ए है, पृथ्वी पर जल ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। जल क्या है? सीमित है। ये जल का क्या है? एक चक्र है कि जो सबसे ज्यादा जल है 71%, सेवन सॉरी 97.3% जो जल है वो कहाँ है? आपके महासागरों में, ठीक है। महासागरों का जल सूर्य की गर्मी से गर्म होता है, भाप बनकर कहाँ जम जाता है? पहाड़ों पर। और पहाड़ों से वही बर्फ पिघल के कहाँ आती है? नदियों में। नदियों का पानी तो पीते हो आप सब लोग, ठीक है। और कुछ जल जो है वर्षा के द्वारा, जब ठंडी हवाएं चलती हैं और हवाओं में पानी कहाँ से आता है? महासागरों से। और फिर वो बारिश होती है, और बारिश के रूप में कुछ पानी हमारी पृथ्वी के अंदर घुस जाता है। जैसे जगह जहाँ खाली होती है, जहाँ पर सीमेंट नहीं किया होता है, तो वो पानी क्या होता है? अंदर घुस जाता है। और वही पानी आप नलकूप के द्वारा, हैंड पंप के द्वारा उसको पानी को पीते हो, ठीक है। वही यूज करते हो ना पीने के लिए। तो जल क्या है? ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। बस जल की कमी का मेन कारण ये है कि हम ठीक से उसको यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसकी केयर नहीं कर रहे हैं। अगर हम ठीक से केयर करेंगे तो जल बिल्कुल भी हमारे लिए कम नहीं पड़ेगा। हमने नदियां दूषित कर दी हैं, उनका पानी हम पी नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जल की इसलिए कमी है। सुविधाओं का हम बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। बी है ऑप्शन, केवल 2.7% प्रतिशत पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही है। और सी है, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब है जितना भी आप यूज करो कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होगा। जबकि बाकी के जो संसाधन है वो अनवीकरणीय होते हैं। जैसे बाकी का मतलब है जैसे लोहा है, जैसे कोयला है, जैसे पेट्रोलियम है, ये कैसे है? ये अनवीकरणीय है। मतलब आपने एक बार उनको यूज कर लिया तो दोबारा वो आपको जमीन में नहीं मिलेंगे। जबकि पानी क्या है? पानी एक चक्कर के द्वारा आपको दोबारा मिल जाएगा। और नवीकरणीय में कौन कौन से आएंगे आपको? धूप है, जैसे सौर ऊर्जा है वो, हाँ सौर ऊर्जा है, वो क्या है? नवीकरणीय है। और आपकी वायु है, ये भी नवीकरणीय है। हवा जो है वो चलती रहेगी, अगर आप पेड़ पौधों को ना काटेंगे तो। अगर सारे इनको काट देंगे तो फिर हवा चलना असंभव हो जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है? नवीकरणीय है। लेकिन हमें इसका जो प्रयोग है वो अच्छे से करना है। वन भी हमारे नवीकरणीय है, ठीक है। अगर हम वनों को काटे ना तो हमारे लिए वनों की कभी कमी नहीं होगी। हमारे लिए लकड़ी की सांस के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसकी कमी नहीं होगी। वो तो हमारी वजह से ही सारी गड़बड़ हो रही है।
मैंने आपको बताया ना कि भगवान ने सब कुछ ठीक बनाया, बस एक इंसान को गलत बनाया, उसकी खामियाजा भगवान भुगत रहा है। भगवान को लगता होगा कि यही काम एक गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और सी तीनों सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए। देखो ये सब क्या है, एक तरह से जो ऑप्शन में दे रखे हैं ये एक तरह से खनिज है। और ये कौन सी एनसीईआरटी से आया है? ये आया है आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी से, ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 3 से। ओल्ड एनसीईआरटी में दे रखा है, पुरानी बुक में दे रखा है। ठीक है, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें आप देख सकते हैं, संसाधन वाला चैप्टर है। जबकि न्यू जो अभी 1-2 साल में सिलेबस चेंज हुआ है उसमें इस चैप्टर को काट दिया गया है। लेकिन मैंने सीटेट में ये देखा है, मैंने सारे पेपर करा दिए हैं तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, 2 साल से मैं ये पेपर करा रही हूँ सीटेट के। मैंने देखा है कि जो चैप्टर्स एनसीईआरटी ने काटे हैं, ठीक है, जो बदलाव हुए हैं, उसको सीटेट वाले नहीं मान रहे हैं। सीटेट वाले पुरानी बुक से क्वेश्चन दे रहे हैं, पुराने चैप्टरों से क्वेश्चन दे रहे हैं। जो चैप्टर एनसीईआरटी ने काट दिए उन चैप्टरों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 2024 में भी कई क्वेश्चन पुराने चैप्टर्स में से आए हैं। ठीक है, तो समय निकालकर आप पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। तो ये सब क्या है, ये एक तरह की खनिज है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन तो हमने पढ़े ही नहीं है। ए है तावा, बी है अभ्रक, सी है नमक और डी है चूना पत्थर। तो ये सभी क्या है, खनिज है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4, ए, बी और सी सभी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 2024 में भी आया है ना। तो ये आया है 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर का नाम है कृषि। ए है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। बी है, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। तो ये किस फसल की विशेषता दी गई है? तो ये दी गई है हमारे, ए है कॉफी की, ए है चाय की, बी है कॉफी की और तीसरा है कपास की, चौथा है चावल की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कॉफी। ठीक है, उसके लिए कैसी जलवायु की जरूरत होती है? गर्म की, आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। ठीक है, और मृदा कैसी होनी चाहिए? दोमट मृदा होनी चाहिए और पर्वतीय ढाल होना चाहिए। तो कॉफी हमारे देश में कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटक में, क्योंकि इसके लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। और जो और गर्म जलवायु भी चाहिए और पहाड़ पर्वत भी चाहिए। ठीक है, पर्वतीय ढाल भी चाहिए। तो ये कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कॉफी उगाई जाती है। और अगर हम चाय की बात करें तो उसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए वो असम में उगाई जाती है। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा से ऊपर वाला किसमें आता है? शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो वहां पर क्या है? ठंडी जलवायु है। ठीक है, तो ठंडी जलवायु की आवश्यकता चाय के लिए होती है। ठीक है, चाय और कॉफी में यही मेन एक अंतर है कि कॉफी के लिए गर्म जलवायु और चाय के लिए ठंडी जलवायु। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा विविधता की ओर संकेत करता है? ए है समान जाति विविधता वाला जो चैप्टर है ये आया है आपका 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, विविधता के बारे में उसमें दे रखा है। ए है समान जाति के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जाति के लोगों से शादी विवाह करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये तो एक समानता का उदाहरण हो गया, समान जाति के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले। यानी कि ये क्या हो गया? विविधता में एकता हो गई। यानी कि भिन्न भिन्न स्थानों से आ रहे हैं वो लोग, लेकिन एक ही जाति के हैं, तो वो आपस में शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? विविधता में एकता भी बोल सकते हैं और इसको समानता भी बोल सकते हैं कि स्थान का ही अंतर है लेकिन वो समान जाति के इसलिए शादी कर रहे हैं। बी है, एक ही क्षेत्र के छात्र परंतु विभिन्न जातियों से संबंध रखते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं और विभिन्न जातियों के हैं। तो ये भी क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया विविधता में एकता का उदाहरण। ठीक है, केवल विविधता पूछा है इन्होंने, तो हम जो आंसर देंगे विविधता को ध्यान में रखते हुए देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या है? इसमें विविधता भी विविधता के साथ साथ दूसरी चीज भी दे रखी है। सी ऑप्शन है, समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग और एक ही क्षेत्र में रहते हैं। ये क्या दिखा रहा है? ये विविधता दिखा रहा है। कैसे? एक ही क्षेत्र में कैसे लोग रह रहे हैं, अलग अलग चीजों के। लेकिन इसमें क्या दिखा रहे थे? इन दोनों ऑप्शनों में क्या दिखाया था कि एक जैसे ही है लेकिन अलग अलग जगह से स्थानों पर रह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इन दोनों में क्या दिखा रहे थे? उल्टा दिखा रहे थे इसका। ठीक है, डी है, विभिन्न समुदाय को आवश्यकता की खाद्य सामग्री और कपड़े एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो दोनों उदाहरण है नीचे वाले सी और डी,
ये सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्षेत्र विशेष में अलग अलग चीजें दिखाई जा रही हैं। ठीक है, एक ही क्षेत्र विशेष में अलग अलग चीजें दिखाई जा रही हैं, जबकि इसमें क्या है, ऊपर वाले ऑप्शनों में उल्टा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 4 का, सॉरी 78, सॉरी 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। बी और डी सही है, बाकी वो जो ए बी है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकारता की ओर संकेत करता है? तो ये भी उसी एनसीईआरटी से आया है, 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। उसमें विविधता के बारे में भी दे रखा है, विविधता में एकता के बारे में भी दे रखा है, भेदभाव के बारे में, रूढ़ी के बारे में, काफी चीजों के बारे में दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आपकी बहुत ज्यादा पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पेडागोजी जो आती है ज्यादातर आपकी पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से पूछी जाती है। ठीक है, ए है महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, दो पहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये क्या है, विविधता की स्वीकारता के से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना, तभी आप आंसर को सॉल्व कर पाएंगे। बी है आत्म सहायता गुट बनाना जिसमें केवल महिलाएं हों और वे भी कुछ समुदाय से हों। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह से भेदभाव है कि केवल महिलाएं हों और वो भी कुछ समुदाय से हों। ये क्या हो गया, ये भेदभाव हो गया ना। भाई आदमी नहीं होने चाहिए, साफ क्या कह रहे हैं, आदमी नहीं होने चाहिए, केवल महिलाएं होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पुरुषों के लिए पाबंदी नहीं थी। सी है कुछ समुदाय के लोगों को जमीन और दूसरी संपत्तियां खरीदने की अनुमति देना। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का भेदभाव है। हम क्या देख रहे हैं, हमें देखना है विविधता। डी है त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के क्षेत्र में रहते हो। ठीक है, तो 59 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी दोनों सही हैं, जो विविधता को स्वीकार कर रहे हैं, और बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आइए इसको देख लेते हैं। चलो इसको नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। ये सारे पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट पार्ट भी इसका। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, प्लीज लाइक कर दिया करो। आप देखकर ऐसे ही निकल जाते हो, लाइक नहीं करते हो, प्लीज लाइक कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।